क्या कभी सॉल्व हो पाएगी शीना मर्डर केस की मिस्ट्री? क्या मुंबई पुलिस आरोपियों के खिलाफ जुटा पाएगी पुख्ता सबूत? क्या पुलिस ये साबित कर पाएगी कि इंद्राणी ने ही की थी अपनी बेटी शीना की हत्या? क्या संजीव खन्ना और श्याम राय पर कस पाएगा कानून का शिकंजा? हफ्ते भर की पूछताछ के बाद भी मुंबई पुलिस नहीं सुलझा पाई है शीना के कत्ल की गुत्थी। एक बार फिर पुलिस करेगी तीनों आरोपियों से पूछताछ, लेकिन उससे पहले कोर्ट में नजर आया एक हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा। पुलिस कस्टडी में भेजे जाने का फैसला सुनते ही इंद्राणी सन्न रह गई। भरे कोर्ट रूम में दहाड़ मारकर रोने लगी इंद्राणी। सवाल ये कि अपनी बेटी शीना का गला दबाते वक्त कहां थे ये आंसू? कोर्ट रूम में बेटी विधि को गले लगाकर देर तक रोती रही इंद्राणी, लेकिन शीना को जंगल में फेंकते वक्त क्यों नहीं हुआ इंद्राणी को दर्द? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आंसू घड़ियाली है? देखिए इंद्राणी आंसू, दर्द या ड्रामा। शीना मर्डर केस के तीनों आरोपियों यानी इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्याम राय, इनको मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने 5 सितंबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की यह दलील रही कि अभी उसे आरोपियों से पूछताछ करनी है, कुछ और बेहद अहम सबूत जुटाने हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस इस रहस्यमय हत्याकांड में आरोपियों की भूमिका कोर्ट के अंदर साबित कर पाएगी? आरोपियों को रिमांड पर भेजने से पहले कोर्ट में हाई प्रोफाइल परिवार का हाई वोल्टेज ड्रामा भी नजर आया। जैसे ही जज ने इंद्राणी को 5 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया, वो चक्कर खाकर कोर्ट में गिर पड़ी, बेहोश हो गई। इसके बाद इंद्राणी जोर जोर से रोने लगी और यह देखकर जज ने इंद्राणी की बेटी विधि को उनसे मिलने की इजाजत दी। कोर्ट रूम के भीतर ही मां बेटी एक दूसरे से लिपट लिपट कर फूट फूट कर रोई। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। शीना मर्डर केस के तीनों आरोपियों को मुंबई की बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। तीनों आरोपी बारी बारी से कोर्ट पहुंचे और उन्हें सीधे भीतर ले जाया। मुंबई पुलिस ने आरोपियों को मीडिया की नजरों से बचाने की पूरी कोशिश की। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। यही वजह है कि कोर्ट रूम में भारी भीड़ जुटी थी। शीना मर्डर केस में जब तीनों आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्याम राय को मुंबई के बांद्रा कोर्ट में लाया गया था, तो कोर्ट रूम पूरी तरह से भरा हुआ था। इसमें इंद्राणी की बेटी विधि खन्ना कुछ अपने रिश्तेदारों के साथ कोर्ट रूम में मौजूद थी। साथ ही साथ संजीव खन्ना के दोनों भाई भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। तीनों आरोपियों के कोर्ट में पहुंचने के बाद शुरू हुई उनकी रिमांड पर बहस। पुलिस ने कोर्ट को दी अपनी रिमांड कॉपी में कहा है इंद्राणी शीना के साथ साथ मिखाइल की भी हत्या करना चाहती थी। 24 अप्रैल 2012 को दोनों की हत्या की योजना थी। आरोपियों ने मिखाइल के शराब में जहर मिलाकर उसे मारने की कोशिश की थी। साथ ही शीना का सामान और मोबाइल भी बरामद करना है। आरोपियों के बीच हुए आर्थिक लेन देन की जांच करनी है। रिमांड पर बहस के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा। जज ने आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्याम राय से भी सवाल किया। इंद्राणी मुखर्जी, आपको पुलिस से कोई शिकायत है? जी नहीं। पुलिस ने मेरे मुवक्किल से 6 दिन तक पूछताछ की है। सारे गवाहों और आरोपियों के सामने पूछताछ की गई। 90 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। अब पुलिस कस्टडी की कोई जरूरत नहीं है। मेरे मुवक्किल का बुनियादी अधिकार है कि वो अपने वकील से मिल सके, लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया गया। कोर्ट के आदेश के बावजूद मुझे इंद्राणी से 1 मिनट के लिए अकेले बात नहीं करने दी गई, जबकि मजिस्ट्रेट ने पिछले हफ्ते ही आदेश दे दिया था। पुलिस का इस मामले में क्या कहना है? आपको आरोपियों की कस्टडी क्यों चाहिए? आरोपियों के बीच कई बार ऑनलाइन बातचीत हुई है और पुलिस को इसकी तफ्तीश करनी है। रिमांड कॉपी में सब लिखा है कि हमें कस्टडी क्यों चाहिए। हमें सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी है। काफी सबूत अभी खोजे जाने बाकी हैं। सभी आरोपियों को 5 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा जाता है। इस पूरे मामले में जब मुंबई पुलिस ने आरोपियों को बांद्रा कोर्ट में पेश किया, तो इंद्राणी के वकील ने पूरी कोशिश की कि इंद्राणी और उसके साथियों को पुलिस कस्टडी न मिले। हालांकि उनके वकीलों ने
पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हुए कोर्ट में शिकायत भी की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने कोर्ट में दलीलें दी कि इस पूरे मामले में कई और सबूत को खोजना बेहद जरूरी है। इसलिए कोर्ट ने पुलिस की बात मानी और सभी आरोपियों को 5 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस हिरासत में भेजने का कोर्ट का फैसला सुनते ही इंद्राणी दहाड़ मार कर रोने लगी। रोते रोते वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। पास में खड़ी महिला कांस्टेबल ने इंद्राणी को संभाला। इसके बाद वो कोर्ट रूम में नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। इंद्राणी की हालत देखकर कोर्ट में मौजूद जज ने उसकी बेटी विधि को उसके पास जाने को कहा। विधि आई और अपनी मां इंद्राणी से लिपट गई। इसके बाद दोनों रोने लगे। बीच बीच में विधि अपनी मां को दिलासा देती रही। बाद में महिला कांस्टेबल ने इंद्राणी को इलेक्ट्रॉल पिलाया। मुंबई पुलिस को तीनों आरोपियों की रिमांड तो मिल गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या पुलिस इन तीनों से सच उगलवा पाएगी? क्या पुलिस तीनों के खिलाफ पुख्ता सबूत और गवाह जुटा पाएगी? क्या कोर्ट में पुलिस इंद्राणी, संजीव और श्याम को कातिल साबित कर पाएगी? शीना की हत्या को 3 साल बीत चुके हैं और पुलिस के पास सबूत के नाम पर उसके शरीर के कुछ अवशेष ही हैं। इन अवशेषों में शीना की हड्डियां, खोपड़ी के कुछ टुकड़े, नाखून और बाल शामिल हैं। देखने वाली बात यह होगी कि टुकड़ा टुकड़ा सबूत जोड़कर क्या पुलिस तीनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कस पाती है? पुलिस की बड़ी उम्मीद इन अवशेषों की फॉरेंसिक जांच के नतीजों पर टिकी है। अगर पुलिस सूत्रों की माने तो पिछले 90 घंटे की पूछताछ के बाद भी वो उन टूटी कड़ियों को नहीं जोड़ पाई जो शीना बोरा के कत्ल की गुत्थी को सुलझा सके। लेकिन अगले 5 दिन मुंबई पुलिस के लिए बेहद अहम है। इन 5 दिनों में पुलिस को न सिर्फ कत्ल में इस्तेमाल कार को तलाशना है, बल्कि उन टूटी कड़ियों को भी जोड़ना होगा ताकि शीना के कत्ल की हर कहानी सामने आ सके। दिनेश मौर्य और विवेक गुप्ता के साथ निशात शमसी, मुंबई IB7। आइए अब आपको दिखाते हैं इंद्राणी, संजीव और श्याम के खिलाफ ऐसे 10 सबूत कौन से हैं जो आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसने में पुलिस की मदद कर सकते हैं। सबूत नंबर 1 ये है हड्डियां, नाखून, दांत और बाल। 2012 से ये संभाल कर रखे गए हैं, जे हॉस्पिटल के अंदर है और ये है शीना के अवशेष, जिनको कहा जाता है शीना के अवशेष। इन अवशेषों से एक बात पता नहीं चली है कि जो लाश थी उसकी उम्र क्या है, लिंग क्या है, मेल है या फीमेल, और मौत की वजह क्या थी। लेकिन इन अवशेषों से मृतक का डीएनए मिल सकता है और देखना अब यह है कि जो डीएनए है वो इंद्राणी का जो खून लिया गया है उसमें से जो डीएनए मिल रहा है उससे मैच होता है या नहीं, जिससे साबित करने की कोशिश ये होगी पुलिस की कि मृतक शीना बोरा ही थी, कोई और नहीं। एक और सबूत बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है और इसमें हड्डियां और स्कैल्प यानी खोपड़ी के टुकड़े। रायगढ़ में जो शीना की हड्डियां और टुकड़े मिले हैं खोपड़ी के, इनके जरिए उम्र और लिंग दोनों का पता लगाया जा सकता है। हड्डियों की बनावट और जो आकार है उससे मालूम पड़ सकता है कि ये मेल बॉडी है या फीमेल बॉडी, और सबसे महत्वपूर्ण होगा मृतक का डीएनए जिसको मैच कराया जा सकता है। और इस मामले में जब हम बात कर रहे थे तो पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी का ये कहना है बेहद महत्वपूर्ण है ये देखना कि ये फोरेंसिक एविडेंस वाकई पुलिस की मदद कर पाता है या नहीं, क्योंकि केस को तय करने में यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब रायगढ़ ने गलती जो की है वो इस वक्त मारिया का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि इस वक्त फोरेंसिक्स है। अगर आपको बॉडी जैसी भी हालत में मिली है, बोन्स, अगर फोरेंसिकली डीएनए से वो लिंक्ड है, मैं समझती हूं केस आगे चलता है। अगर डीएनए से लिंक्ड नहीं है तो केस नहीं चलता है, क्योंकि वो लड़की लिंक ही नहीं हो रही अपनी मदर के साथ, वो डेड बॉडी उसकी है ही नहीं। किरण जी को आपने सुना, साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात कही जा रही है वो ये कि मोटिव क्या है ये देखना जरूरी होगा, उसको प्रूव करना जरूरी होगा और कड़ियां मिलनी चाहिए। तो सबूत नंबर 3 देखिए। सबूत नंबर 3 है हत्या में जो कार इस्तेमाल हुई थी वो। पुलिस के पास इस कार की जानकारी तो है लेकिन कार फिलहाल पुलिस के कब्जे में नहीं है। अब सबूत नंबर 4 पे आइए। ड्राइवर श्याम का बयान, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो फोरेंसिक एविडेंस के अलावा है वो ये है इंद्राणी पर शिकंजा कसने में ड्राइवर का बयान बेहद अहम होगा। ड्राइवर को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी इसलिए पुलिस कर रही है। उसके बाद आइए सबूत नंबर 5 पे, संजीव खन्ना के बयान पे। इंद्राणी के खिलाफ संजीव खन्ना का जो बयान है ये और महत्वपूर्ण हो जाएगा, लेकिन जांच में सहयोग नहीं कर रहा है संजीव, या मैं सूत्र बता रहे हैं। संजीव को सरकारी गवाह बनाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। आइए सबूत नंबर 6 पर, क्योंकि पुलिस का दावा यह है, सूत्र हमें जो बता रहे हैं कि उनके पास एक सुपारी किलर है जो मिखाइल की हत्या के लिए
सुपारी दी थी इंद्राणी ने, वो सुपारी किलर अब पुलिस की गिरफ्त में है और अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे देता है तो इंद्राणी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सबूत नंबर 7, आरोपियों के फोन कॉल। 3 आरोपियों के फोन कॉल अहम सबूत होंगे। तीनों के बीच कब कब बात हुई, हत्या के पहले, उसके बाद कितनी देर तक बात हुई और हत्या की रात क्या तीनों का लोकेशन एक था। यह सबूत क्या कोर्ट में पेश करती है पुलिस, देखना होगा। अगला सबूत नंबर 8, पीटर मुखर्जी और राहुल मुखर्जी के बयान मैच करते हैं कि नहीं। जो पूरी तस्वीर बन रही है उसके अंदर आरोपियों के खिलाफ केस मजबूत बनाने में इन दोनों के बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। राहुल का बयान दर्ज हो चुका है लेकिन पीटर का बयान अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। और उसके बाद हम आते हैं मिखाइल पर, जो कि बनेगा सबूत नंबर 9। मिखाइल ने अभी तक जो दावा किया है कि उसके पास इंद्राणी के खिलाफ सबूत है, पुलिस को ये उसने दे भी दिए हैं, बाकायदा ईमेल और SMS के जरिए जो इंद्राणी से बात हुई, शीना से बात हुई, पीटर से बात हुई, ये सारे रिकॉर्ड कहा जा रहा है मिखाइल ने पुलिस को दिए हैं। और सबूत नंबर 10, इंद्राणी का कबूलनामा। पुलिस का ये कहना है कि इंद्राणी जांच में सहयोग नहीं कर रही है और कोर्ट के अंदर उसका कबूलनामा सामने मजिस्ट्रेट के सामने लाना ये बहुत मुश्किल होगा। जो इंद्राणी के लॉयर्स का रुख स्पष्ट है, वो मदद नहीं करेगी। लेकिन अगर बाकी चीजें तय हो जाती हैं तो फिर ये इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा। हम पहले बात कर रहे थे कि जो शीना की लाश अगर वो वाकई है तो उसके जो अवशेष मिले हैं उसमें हड्डियां शामिल है, स्कल शामिल है, खोपड़ी शामिल है। पुरुष और महिला का जो स्केलेटन होता है उनमें हड्डियों में फर्क होता है और इसलिए मालूम पड़ सकता है कि जो बॉडी मिली थी मेल थी कि फीमेल थी। और उसके बाद DNA, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। पायल भुयन ने बात की फोरेंसिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर SK वर्मा से और समझने की कोशिश की कि जो रायगढ़ में बॉडी मिली है, जो हड्डियां मिली, उससे क्या मालूम पड़ सकता है। क्या ऐसे स्कल से पता लगाया जा सकता है कि मेल का है या फिर फीमेल का? ज़रूर। आप देखेंगे कि दोनों मेल और फीमेल के स्कल्स को जब हम देखते हैं तो एक तरफ कुछ जो मार्किंग्स हैं वो प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं, यहाँ पे नहीं आ रही हैं। इनका आकार भी थोड़ा सा छोटा होता है। जो सुप्रासिलियरी नॉचेस है, ये देखिए कि यहाँ ज़्यादा प्रोमिनेंट है मेल के अंदर, जबकि फ़ीमेल के अंदर इतना नहीं है। ये इसका मेस्ट्रॉइड प्रोसेस इतना बड़ा नहीं है जितना कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे ये भी बहुत रफ़ है और बड़ा है, जो कि यहाँ आपको स्मूथ नज़र आ रहा है। तो ये सब फीचर्स ऐसे हैं जिनसे कि हम ये पता लगाते हैं कि ये स्कल किसी पुरुष का है या किसी स्त्री का है। सर लेकिन ये बताइए कि लेकिन ये क्या कंडीशन, ये तभी संभव है जब हमारे पास पूरा इंटैक्ट स्कल मौजूद हो। ये नहीं कि अगर हमारे एक हड्डी सिर्फ मिली है तो उससे हम पता लगाने के लिए फिर हमें अल्टीमेटली DNA की तरफ ही जाना पड़ेगा कि वो अगर उसके अंदर से हमें बायोलॉजिकल मटेरियल्स या कुछ सेल्स मिल जाती हैं तो हम उसका एनालिसिस कर पाएँ। बिल्कुल सर, लेकिन ये बताइए कि हड्डियों में अगर किसी को DNA सैंपल चाहिए होगा तो कितना वक्त लग जाता है, कितने वक्त तक DNA सैंपल DNA उसके अंदर होता है? अगर हड्डी सही सलामत रही है और क्योंकि इसके अंदर जो बायोलॉजिकल मटेरियल है, जो सेल्स हैं, वो काफ़ी अच्छे प्रोटेक्ट रहते हैं, तो कोई भी स्थिति हो DNA के लिए हमें हमेशा जाने की कोशिश करनी चाहिए और काफ़ी संभावना रहती है कि वहाँ से हम कुछ टिश्यू या सेल्स वहाँ से रिट्रीव कर सके, कुछ निकाल सके। तो ये थे प्रोफेसर SK वर्मा, जिनका कहना था कि जो एविडेंस यहाँ पर पुलिस को मिले हैं उनसे बिल्कुल यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ स्कल वहाँ पर ज़रूर मिला होगा और स्कल से डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूर पुलिस कोशिश वहाँ पे कर रही होगी और उसको भेज दिया गया है लैब में टेस्ट के लिए, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई भी जानकारी या फिर कोई भी कमिटमेंट नहीं आया है। लेकिन बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट सबूत होगा ये जानने के लिए कि कहीं वो लाश अगर वो जो मिली थी 2012 में वो शीना बोरा की थी या फिर नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट करम सिंह के साथ पायल भुयन, IBN 7 दिल्ली। इंडिया 9 बजे में और IBN 7 पर अपडेट्स तो आपको आगे भी देते रहेंगे, लेकिन अब बात करते हैं पाकिस्तान की। आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान बड़ा परेशान है क्योंकि उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि भारत अगली चाल क्या खेल सकता है और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि वो बार बार परमाणु धमकी देने की कोशिश कर रहा है। सुनिए पाकिस्तान का
वहां के रक्षा मंत्री का एक और बड़बोला बयान। 50 साल हो रहे हैं 1965 की जंग में हमने जो भरपूर दिफा किया था अपनी सरजमीन का, अगर दोबारा हम पे जंग ठोसेगी तो इंशाल्लाह ताला भारत के ऊपर उससे बड़ा नुकसान जो है हम इन्फ्लिक्ट करेंगे। सुना आपने, भारत को गीदड़ भभकी देने वाले ये जनाब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हैं। लेकिन भारत को धमकी देने से पहले शायद वो इतिहास भूल गए कि हर बार पाकिस्तान ने भारत के हाथों मुंह की खाई है। हर बार उसके नापाक मंसूबों को शिकस्त ही मिली है। दशकों से वे आतंकवादियों की आड़ में जंग लड़ रहा है, लेकिन हर जगह उसे नाकामी ही हाथ लगी है। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने गीदड़ भभकी दी है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश भी की तो उसे ऐसा सबक सिखाएंगे जिसका दर्द उसे सालों तक याद रहेगा। भारतीय वजीर आजम जो है पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। 50 साल हो रहे हैं 1965 की जंग में हमने जो भरपूर दिफा किया था अपनी सरजमीन का, अगर दोबारा हम पे जंग ठोसेगी तो इंशाल्लाह ताला भारत के ऊपर उससे बड़ा नुकसान जो है हम इन्फ्लिक्ट करेंगे और भारत उससे बड़ा नुकसान उठाएगा। दरअसल पाकिस्तान भारत से बुरी तरह नाराज है। उसने पूरी कोशिश की है कि भारत अपनी तरफ से NSA स्तर की वार्ता रद्द कर दे ताकि वो भारत पर आरोप मढ़ सके और खुद को सही बताता फिरे। और जब उसे लगने लगा कि आतंकवाद पर उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी तो उसने खुद ही वार्ता रद्द कर दी। इतना ही नहीं, 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों के जिंदा पकड़े जाने से हमारा पड़ोसी तिलमिलाया हुआ है। उसे डर है कि कहीं भारत के हाथ लगे ये जिंदा सबूत अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसकी पोल न खोल दें। बौखलाए आसिफ ने उल्टे भारत पर ही पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। बर्बरियत की बदतरीन मिसाल है कि छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जो हैं वो भारतीय जहारियत का शिकार हुए हैं। वक्त आ गया है कि हम इसको सफारती सतह पे भी उठाएं और जो है मौके के ऊपर भी जो है भारतीय जहारियत का भरपूर जो है वो जवाब दें। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने भी कहा है कि कश्मीर के बिना भारत से कोई बात नहीं होगी। अजीज ने कुछ दिन पहले ही परमाणु बम होने का दम भरा बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत खुद को क्षेत्रीय महाशक्ति मानता है, लेकिन पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, हम अपने दिफा कर सकते हैं, हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम उसूली मौका पे कायम रह सकते हैं। पाकिस्तानी नेताओं के गीदड़ भभकी का देश के सभी दलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, इसको सबको मालूम है। पाकिस्तान औकात से ज्यादा बातें किया करता है। पाकिस्तान भूल जाता है कि उसकी 95,000 फौजों को भारत के सामने लिखित सरेंडर करना पड़ा था। भारत और पाकिस्तान में 4 बार 1947, 1965, 1971 और 1999 में युद्ध हुए हैं और हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन अब स्थितियां दूसरी है। पाकिस्तान अगर परमाणु शक्ति होने का दंभ भरता है तो उसे ये भी याद होना चाहिए कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इंटरनेट पे हैकर किसी को भी टारगेट कर सकते हैं और इस बार उन्होंने जिसे शिकार बनाया वो है अमिताभ बच्चन, जिन्होंने खुद ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी दी है कि उनके अकाउंट को हैक करने के बाद अश्लील वेबसाइट्स के लिंक उस पर पोस्ट कर दिए गए थे। इस दौरान अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया कि उन्हें 1 साल से आपत्तिजनक मैसेज मिल रहे थे और ये सब उन्होंने अब पुलिस के हवाले कर दिए। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की सोशल मीडिया पर सक्रियता जग जाहिर है, लेकिन बिग बी अश्लील साइट फॉलो करते हैं ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा, खुद बिग बी ने भी नहीं। मंगलवार को जब उन्होंने ट्विटर पर लॉगिन किया तो उनको पता चला कि वो अश्लील साइट्स फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद खुद बिग बी ने ही ट्वीट करके अपने प्रशंसकों को अकाउंट हैक होने की जानकारी दी। इस दौरान अमिताभ ने ट्वीट कर हैकर्स को भी चेतावनी दी। बिग बी ने ट्विटर पर लिखा, मेरा ट्विटर हैंडल हैक हो गया, अश्लील साइट्स प्लांट की गई है। जिसने भी ये किया है
मैं उससे कहना चाहता हूं कि किसी और इंसान पर यह आजमाओ, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। अमिताभ ने यह भी खुलासा किया कि पिछले 1 साल से उन्हें ट्विटर पर आपत्तिजनक मैसेज मिल रहे हैं। इसके बाद अमिताभ ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि उन्होंने सारे आपत्तिजनक मैसेज पुलिस को सौंप दिए हैं। हालांकि बिग बी ने इस मामले में साइबर क्राइम में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। गौरतलब है कि मई 2010 से बिग बी ट्विटर पर हैं और उनके 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। दिन की बड़ी खबरों के साथ कल रात 9 बजे एक बार फिर हम होंगे हाजिर। आकाश सोनी को अनुमति दीजिए।